आप लोग कुछ पढ़ते हैं, कुछ नोट बनाए हैं, बनाते हैं, और कितने लोगों ने दोहराया है? जो नोट मैंने बनवाया था दोहराया है आप लोगों ने? देखिए, जो परीक्षा होती है तो ये 1 साल का पैकेज होता है। आपको तैयारी करना है तो 1 साल आपको सारे काम बंद कर देना पड़ेगा अगर तैयारी करते हैं। 1 साल आपको रिश्तेदारी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, सारी पार्टियां बंद करना पड़ेगा, और सारे घुमाई फिराई जितनी करते हैं सब बंद करना पड़ेगा। सही तरीके से अगर पढ़ते हैं तब की बात करता हूँ। वैसे तो पढ़ने वाले तो बहुत हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन उनका पढ़ने का अपना तरीका अलग है। कुछ लोग आप देखते होंगे कि वो इंजॉय खूब करते हैं दिन में और रात को पढ़ लेते हैं, आपको लगता है वो पढ़ते नहीं हैं, और जब रिजल्ट आता तो पता चलता है कि उनकी रैंक आई है। ऐसा इसलिए होता है कि वो अपने लाइफ के प्रति डेडिकेट हैं, वो आपको लगता नहीं है। तो ऐसा मत करिए, समय मिला है उसका सदुपयोग करेंगे आप, और ऐसा समय बार बार नहीं मिलता है। पढ़ाई का एक समय है, उस समय में आप लोग पढ़िए, नहीं तो समय निकलने के बाद फिर पढ़ाई नहीं हो पाती। ये तो उपदेश रहा हमारा। बाकी आपको मैंने बताया था कि यण संधि पढ़ना। यण संधि में मैंने बताया था कि अगर किसी शब्द के लगभग बीच में या व रा आ जाए तो वह शब्द यण संधि का होगा, लेकिन इसके साथ में कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं कि आप 1-2 लाइन लिख लीजिए, तब आपको शर्त समझ में आ जाएगी। लिख लीजिए, यण संधि में पहला शब्द, पहला वर्ण आधा होगा या दूसरा वर्ण आधा होगा। यण संधि में पहला वर्ण आधा होगा या दूसरा वर्ण आधा होगा। दूसरा वर्ण आधा होगा, ठीक। एक पॉइंट ये हो गया कि यण संधि में पहला वर्ण आधा होगा या दूसरा वर्ण आधा होगा। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, आधा वर्ण के बाद, आधा वर्ण के बाद ये जो मैंने लिखा है या व रा होगा। आधा वर्ण के बाद या व रा होगा, तो आप पहचान पाएंगे कि ये यण संधि का शब्द है। हमने बताया है या तो पहला वर्ण आधा होगा या दूसरा वर्ण आधा होगा, और जहां आधा वर्ण होगा उसके ठीक बाद में या होगा अथवा वा होगा अथवा रा होगा। तो शब्द आप देखते पहचानना शुरू कर दीजिए कि जैसे मैंने ये लिख दिया है स्वागत, स्वार्थ, या मैंने लिख दिया इत्यादि, या प्रत्यय लिख दिया, या मैं अत्युक्ति लिख दिया, या मैंने लिख दिया
ये देखिए, शब्द देखते ही आपको जिस दिन ये जानकारी हो जाएगी, हमने आपसे पहले बताया है कि शब्द देख करके आप पहचानना सीख लीजिए कि ये किस संधि का पालन करता है। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा, इसीलिए मैंने सारे संधियों में नियम लिखवा दिया, और वो नियम आपको किताबी शब्द नहीं लिखवाया है कि किताब आप पढ़ते होंगे तो समझ नहीं पाएंगे कि वास्तव में ये कौन संधि होगी। तो आपको मैंने इसलिए नियम बताया कि जिससे आपको एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल जाए कि वास्तव में यही संधि है। तो सबसे पहले तो डायरेक्ट एक सवाल पूछता है कि कोई शब्द देता है, पूछता है कौन संधि होगी इसमें, तो ये तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आता है कि इसका संधि विच्छेद का क्या होगा, तो वो तो सेकेंडरी चीज है। पहले आप शब्द को पहचानना सीखिए। मैंने जो नियम बताया है, मैंने ये भी कहा था कि आप नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इतने काबिल अगर हो तो आप उसको याद कर लीजिए ऐसे ही क्लास में ही। बहुत लोग क्लास में भी याद कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत सरल टॉपिक भी पढ़ा रहा हूँ और बहुत सरल होता भी है अगर आप समझने वाले हैं। बस इतना करना होता है कि बाय द वे आप उस समय नहीं पढ़ सकते हैं तो बाद में पढ़ लेंगे। तो पढ़ेंगे कैसे, जब आपके पास नोट होगा तभी पढ़ पाएंगे। हाँ हाँ, ये शब्द मैंने जितना लिखा है अभी सब आ जाएगा। अभी आप सुन लीजिए हमारा उपदेश, तो फिर मैं बताऊंगा। कोई प्रश्न आपका ऐसा नहीं रहेगा कि जिसका उत्तर शायद न मिले। पहले आप समझिए, हमने लिखवाया है कि पहला वर्ण आधा होगा या दूसरा वर्ण आधा होगा, और ये मैंने लिखवाया है कि या तो, और जहां पहला वर्ण आधा होगा या दूसरा वर्ण आधा होगा, उसके ठीक बाद में हमने बताया है या तो या होगा या वाह होगा या रा होगा। ये पहचानने का तरीका मैंने लिखवाया है। तो इसमें बताइए कौन सा ऐसा शब्द मैंने लिख दिया है कि जो हमारे नियम के खिलाफ जा रहा है। कोई शब्द बताइए आप, कोई शब्द आपको लगता हो पूछ सकते हैं। अरे यार, ये जो शब्द लिखा है पर्यावरण, तो इसके लिए मैंने बताया था कि वर्तनी विश्लेषण करिए। आप वर्तनी विश्लेषण करिए। अगर आपको जरा सा कंफ्यूजन होता है तो पर्यावरण का आप वर्तनी विश्लेषण कर डालिए। तो जब वर्तनी विश्लेषण करेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। देखिए, क्या मैंने वर्तनी विश्लेषण कुछ गलत किया है? तो ये बताइए, पहले वर्ण के बाद आधा है कि नहीं? पहले वर्ण के बाद में आप ये जो रा की मात्रा आप देख रहे होंगे, पर्यावरण कहाँ लिखा मैंने? नीचे लिखा। तो ये जो रा लगा है ये ठीक इसके बाद लगा है पाके। और मैंने ये भी बताया था कि जो प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, जहां प्रोनाउंसिएशन किया जाता है वहीं पर वो वर्ण होता है, लिखा भले कहीं जाए। जैसे आप मान लीजिए कि आशीर्वाद लिखते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, तो ये सही है? सही नहीं है ना। सही क्या है? सही ये है, आपने बोला कहां पर है? आपने यहां बोला, मात्रा कहां लगी है? वहां पर लगी है। लेकिन ऐसा थोड़ी कि वो वा के बाद लिखा जाएगा रा। ये आधा रा है। समझ गए होंगे? अब नहीं समझ पाए? ये पा है, ये पूरा पा हो गया। ये पा है, इस पर कोई आधा है नहीं। आधा का मतलब होता है कि जब वो वर्ण के सामने छोटा आ नहीं लिखा गया है वर्तनी विश्लेषण में, तब वो आधा होगा। यानी किसी वर्ण के ऊपर अगर हलंत लग गया तो वो वर्ण आधा हो जाता है। और किस में लगता है? मैंने बताया व्यंजन में लगता है, स्वर में कभी हलंत नहीं लगाया जाता। तो ये बात समझ गए आप? कोई डाउट? शब्द को पहचान सकते हैं। मैंने बहुत कम शब्द लिखा है, शब्दकोश में अनगिनत शब्द मिलेंगे आपको, तो समझने के लिए तो इतना बहुत है। वैसे तो 2-3 शब्द में लिख देता तब भी आप समझ जाते, लेकिन मैंने जो शब्द लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है। ये शब्द आते हैं इसलिए लिखा है। दूसरी बात यह है, अगर आप इस यण संधि को समझ जाएंगे
तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय समझ में आ जाएगा। ठीक, अगर ये टॉपिक आप समझ गए तो आपको उपसर्ग प्रत्यय आ जाएगा, क्योंकि पीसीएस मेंस में भी आता है उपसर्ग प्रत्यय और पीटी में भी पूछ सकता हो, पूछा भी एक आध बार, तो आपके लिए दोनों फायदा। तो पहले आपको का उद्देश्य पीटी निकालना होता है। तो सबसे पहले आप किसी एन केन प्रकारेण पीटी निकालने का प्रयास करेंगे, तब मेंस में जाएंगे, तब आपका जो ज्ञान है वास्तविक ज्ञान वहीं परखा जाएगा कि आपको कितना आता है क्या नहीं आता। तो ये तो आप शब्द देख करके, अब मैं इसके अलावा कोई शब्द लिख दूं तो पहचान लेंगे। एक शब्द मैंने इसके पहले जब दीर्घ संधि बता रहा था तो मैंने लिखवाया था कि किसी शब्द की शुरुआत आधे वर्ण से नहीं होती, लिखवाया है। दीर्घ संधि में किसी शब्द की शुरुआत आधे वर्ण से नहीं होती। तो आप ये भी प्रश्न हमसे कर सकते थे कि इसमें बीच में आ की मात्रा लगी है तो क्यों नहीं ये दीर्घ संधि? तो इसीलिए दीर्घ संधि नहीं है, क्योंकि ये मैंने पहले लिखवा दिया है कि आप हमसे बाद में प्रश्न जब करेंगे तो मैं यही जवाब दे दूंगा कि ये मैंने पहले लिखवाया था, इसीलिए लिखवाया था, और किताब ये सब नहीं बताएगी। ऐसा क्यों है? ये किताब नहीं बताती। किताब ये मानती है कि आप सिविलियन हैं तो आपको ये सब ज्ञान होगा, लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। अगर ये ज्ञान ही हो जाए तो फिर पढ़ने की जरूरत क्या है? तो आप बैठेंगे, सीधा पीटी निकलेगा, सीधा मेंस निकलेगा, इंटरव्यू में जाएंगे, तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो खैर आप कर लेंगे। बहुत सारे शब्द अभी हमारे पास और हैं, ये तो मैंने आपको बताने के लिए लिखा कि जिससे शब्द देख करके आपको ये पता चल जाए कि वास्तव में ये यण संधि है। ठीक, समझ जाएंगे। अब जो नियम मैंने लिखवाया है उसको ध्यान में रखेंगे तो पकड़ लेंगे, अगर नहीं याद है तो दोहरा लीजिएगा। और यहां से प्रश्न निश्चित तौर से मिलेगा, ये मैं बता दूं आपको, 100% सवाल मिलेगा यहां से। ये इंपॉर्टेंट की दृष्टिकोण से दो जगह है, एक तो मेंस में आएगा, दूसरा पीटी में आएगा, तीसरा यहां से उपसर्ग प्रत्यय हल हो जाएगा। ठीक, तो अब इसका नियम क्या है? बात दूसरी आती है कि इसका संधि विच्छेद कैसे किया जाएगा। तो इसको जान लीजिए आप, इतना ही पढ़ना है आपको। देखिए यह जो बनता है वो कैसे बनता है? ये ई के बाद में जब कोई भिन्न स्वर आता है तब यह बनता है। कोई भिन्न स्वर का मतलब है या कैसे बनेगा? जो या जितने भी शब्द मैंने या वाले लिखे हैं उसका ये मतलब है कि उसके ठीक पहले जो वर्ण आधा लिखा गया है उस पर छोटी ई की मात्रा लगेगी और वो वर्ण पूरा लिख दिया जाएगा। जैसे जैसे ऐसे समझ लीजिए आप कि मान लीजिए कि हमने अत्यल्प लिखा है, तो जो आधा ता लिखा था मैंने उसको आप पूरा लिख देंगे और उसी पर छोटी ई की मात्रा लगा देंगे, तो अब ये छोटी ई की मात्रा लग गई। और मैंने कहा है कि अति, और जो बचा है उसको लिख देंगे। ये नियम मैंने बताया था कि जब स्वर संधि बताना शुरू किया था तभी मैंने बोल दिया था कि इसमें पहले वो मात्रा लगाई जाती है और उसके बाद में दूसरे शब्द के पहले वो वर्ण ही डायरेक्ट लिख दिया जाता है। ये मैंने पहले बताया था, हर चीज मैंने लिखवाया नहीं हूं, बोल दिया हूं। तो इसके बाद क्या बचा है? अगर कुछ नहीं बचा है तो आ बचता है। यहां पर या हटाना है हमको, यानी कि जो या वारा लिखा मैंने ये इन शब्दों से ये हट जाएगा और दो शब्द बन जाएगा। तो वो दो शब्द बन गया। अगर मान लीजिए कि मैं दूसरा शब्द कुछ लिख दूं, मान लीजिए कि मैंने ये शब्द लिख दिया, तो इसमें देखिए ये भी आधा वर्ण के बाद या है, तो हमने बताया है कि आधा वर्ण को पूरा लिखेंगे
और उसी पर छोटी की मात्रा लगा देंगे। तो मैंने वैसे ही जैसे बताया वैसे मैंने लिख दिया। और जो मात्रा बची है वो कौन सी मात्रा बची है? बड़ा ऊ की मात्रा बची है, तो मैंने ऐसे इसको लिख दिया। समझ पाए आप? जब कोई मात्रा नहीं होती तो आ तो जुड़ा रहता है, अगर कोई मात्रा होगी तो वो मात्रा का वर्ण लिख देंगे हम। जैसे मैंने मान लीजिए कि अत्यंत लिख दिया, इसको समझिए आप। तो इसमें आधा वर्ण के बाद अगर या है तो उस आधा वर्ण को पूरा लिखना है और उसी पर मात्रा लगानी है, कौन सी? छोटी की मात्रा। तो हमने वैसे ही किया जैसे बताया है। बचा क्या है? इसमें कोई मात्रा नहीं लगी है, तो इसका मतलब है आ इसमें जुड़ा हुआ है। अगर कोई मात्रा होती, जैसे यहां मात्रा थी तो मैंने मात्रा यहां लिख दिया, नहीं मात्रा थी तो आ लगा दिया। समझ पाए आप? ऐसे ही हुआ कैसे बनता है? जैसे हुआ कैसे बनेगा? छोटा ऊ के बाद में जब कोई भिन्न स्वर आएगा तब हुआ बन जाएगा। भिन्न स्वर का मतलब इसमें कुछ भी आ सकता है, बस ई नहीं आएगा। इसमें ऊ नहीं आएगा, इसको भिन्न स्वर में ऊ के अलावा कोई वर्ण आ सकता है। तो मान लीजिए कि हम यहां पर स्वागत लिख दें। हमने कहा था कि आधा वर्ण को पूरा लिख देंगे और उस पर क्या करेंगे? वा की कंडीशन में ऊ छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे, या की कंडीशन में छोटी की मात्रा लगाएंगे। ठीक, तो मैंने छोटा ऊ की मात्रा लगा दिया, जो बचा है उसको मैंने लिख दिया। इसमें कुछ और दिमाग नहीं चलाना है आपको, वो बिल्कुल निश्चित नियम पर है। मैथ का जो फार्मूला है वो गलत हो सकता है, लेकिन संधि का नियम जो होता है वो गलत नहीं हो सकता, ये आप जान लीजिए। क्योंकि ये हमने नहीं बनाया है, ना हमने पढ़ाया है। ये पतंजलि महाराज जो बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे, उनकी द्वारा दी गई चीज है ये, जो हम लोग पढ़ते लिखते हैं। पाणिनि का है, सॉरी पतंजलि का नहीं, पाणिनि का है। तो ये पाणिनि के माहेश्वर सूत्र हैं। तो वही सूत्र, यही नहीं, संस्कृत में भी यही चलता है। संस्कृत में और संधियां हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं आपका। आपको आपका टारगेट मात्र सीसेट पर होना चाहिए। सीसेट निकलेगा तब आपके पास कुछ हथियार हाथ में आएगा, तभी युद्ध कर सकते हैं। तो ये आप समझ पाए इसको? जैसे हमने लिखा स्वार्थी, यहां पर मैंने लिखा था एक शब्द स्वार्थी, तो इस शब्द पर थोड़ा सा विवाद है, इसलिए मैंने इस शब्द को लिखा। इसका दो संधि विच्छेद होता है। एक तो यण संधि है, क्या करेंगे आप? ये शब्द लिखा जाता है। अगर ऐसे लिखा है तो ये गलत लिखा है, यहां पर आकी मात्रा लगनी चाहिए, लेकिन नहीं लगेगा क्योंकि अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इसलिए ये अगर इस प्रकार से लिखा है, अगर ऐसे लिखा है, आपसे पूछे कौन संधि है, तो आप बता सकते हैं कि ये यण संधि है। अगर वो ऐसे लिख दे तब ये दीर्घ संधि है। क्यों? क्योंकि यहां पर आ है और यहां पर आ है, तो ये बराबर बना देगा बड़ा। यहां पर क्या बनाया? छोटा ऊ बनाया और प्लस आ बना दिया, तो ये यण संधि है। तो जैसे पूछा जाए क्वेश्चन, ये शब्द ऐसा है कि ये दोनों संधियों का पालन करता है। मैंने दोनों को बता दिया है कि अगर इस तरह से लिखा है तब ये दीर्घ संधि है, अगर इस तरह से लिखा है तो ये यण संधि है, क्योंकि यण संधि का पालन ये कर रहा है। और सही तरीके से ये है नहीं यण संधि, सही तरीके से तो ये दीर्घ संधि ही है, लेकिन ऐसा विद्वानों ने बताया, हमने कुछ नहीं बताया है, हमको कुछ नहीं आता है। ये विद्वानों के द्वारा कही गई बात को मैं बता रहा हूं। ये बात वीरेंद्र प्रसाद ने बोला है, ये किशोरी लाल वाजपेयी एक बहुत बड़े हिंदी के विद्वान हैं, इस समय नहीं है दुनिया में। तो किशोरी लाल वाजपेयी ने बोला है ये बात कि ये दो संधियों का पालन करता है।
उसी को मैंने आपको बता दिया। और बाई द वे सवाल आएगा तो आप ऐसे कर दीजिएगा, ठीक, समझ गए। एक शब्द और बचा है, वर्ण हुआ रा। रा देखिए कैसे बनता है। रा बनने का जो तरीका है, वो री के बाद में जब कोई भिन्न स्वर जुड़ता है तब रा बनता है। री के बाद जैसे ये शब्द मैंने लिखा था, तो जब इसका वर्तनिक विश्लेषण करेंगे तो आपको मिल जाएगा वो, लेकिन ये क्या करेंगे, इस पर री यहां लगा दिया मैंने, और बचा क्या था, आदेश। आदेश मैंने लिख दिया, ये उत्तर इसका हो गया। तो री के बाद में यहां पर कोई भिन्न स्वर आ गया, मान लीजिए तो बड़ा आ गया, ये बना दिया रा। अब बताइए कि इसमें से कोई शब्द ऐसा है कि जो आप नहीं कर पा रहे हैं, करके प्रयास कर लीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो मैं अभी बता देता हूं, लेकिन आप हमारे साथ सहयोग करिए उसको करने का। हाँ बता देंगे, आप प्रयास करिए, नियम पर जाइए, आप नियम पर आप जाइए, पहले जो नियम मैंने लिखवाया है। अगर आप नहीं कर पाते तब बताऊंगा ना। अब आप सोचिए कि हम जो है सब चीज बताना शुरू कर दूंगा तो हमारा एक टॉपिक नहीं खत्म का हो, तो मैं एक हफ्ते तक यही पढ़ाऊं, तो एक हफ्ते पढ़ाएंगे तो क्लास वैसे खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आप भी जब हमारे साथ सहयोग करेंगे तो कोर्स जल्दी चलेगा और ज्यादा टॉपिक में पढ़ा सकता हूँ। तो आप लोगों की ये और भी समस्या सॉल्व हो सकती है। बहुत लोग इसमें वनडे एग्जाम भी दे रहे होंगे, बहुत लोग पीसीएस दे रहे होंगे, बहुत लोग आईएएस भी दे रहे होंगे। किसी को रोक कोई है? कोई अपने आप को रोकता है? अगर फार्म आ गया सभी लोग भरना चाहते हैं, सोचते हैं इसमें नहीं तो इसमें हो जाएगा, होता कहीं नहीं है, होता है उसमें है जिसमें आप लगते हैं। सही है नहीं सही है? ये यथार्थ है कि आप सोचिए कि हम सब फार्म डाल दें एक साथ में और हमारा कहीं कहीं हो ही जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। जिसके लिए आप भरते हैं उसके लिए आप टाइम देंगे, पढ़ेंगे तब होगा। तो अब बताइए जरा, इसमें से कोई ऐसा शब्द है जो आप, कौन सा शब्द बता रहे थे नहीं आ रहा? तो इसको मैंने कहा था कि जो आधा है उसको पूरा लिख दीजिए और उस पर छोटी की मात्रा लगा दीजिए। क्यों छोटी की मात्रा मैंने लगाया? क्योंकि यह है, समझिए बात। और उसके बाद जो बचा हुआ है, क्या बचा था? बस नियम के खिलाफ कोई वर्ण मैंने लिखा, इसका मतलब बी मतलब उलझा हुआ, बी मतलब बिना, बी मतलब बिना, और ऊ मतलब होता उलझा हुआ, ठीक। तो आप अर्थ निकालने का प्रयास नहीं करिए, आप नियम पर रहिए। जैसे न्यून है तो कैसे करेंगे बताइए? नी कर देंगे, क्या बचा है? ऊन कर देंगे। और कौन सा नहीं आ रहा? कोई ऐसा शब्द है जो नहीं आ रहा? हाँ, अब ये इसलिए दीर्घ संधि नहीं है क्योंकि आधा वर्ण के बाद वाह लग गया, इसीलिए दीर्घ संधि नहीं है। तो क्या करेंगे आप? मां लिखेंगे और धा को क्या करेंगे? पूरा लिख देंगे और उस पर क्या करेंगे? छोटा ऊ की मात्रा लगा देंगे और जो बचेगा उसको लिख देंगे। लगेगा। हाँ बिल्कुल तो उसे स्वार्थी नहीं लगा लगा है, मैंने बताया तो था भी, देखिए लगाया है, लिखा तो है यार, यहां पर लिखा है। प्रत्यय का वो तो और सरल है यार, प्रति प्लस आय। तो वैसे करो ना आप, जैसे मैंने बताया, करके तो प्रयास करिए।
कुछ इसमें दम नहीं है यार, देखो कुछ है उसमें। जब नियम बता दिया गया आपको, नियम आप ध्यान से सुना करिए, नोट कर लिया करिए, तब समझ में आएगा। उसको रिवीजन किया जाता है, इसीलिए आ गया समझ में तो बहुत आसान है। और हमारे समझ में मैथमेटिक्स नहीं आया था तो आज तक नहीं आती है मैथमेटिक्स, तो नहीं आई मैथमेटिक्स तो नहीं आई। तो वही हाल है, आप सबका वही हाल है कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो नहीं आएगा वो। हमने बहुत प्रयास किया मैथमेटिक्स आ जाए, काफी पढ़ाई किया, नहीं आया। तो हम नहीं बेसिक चीज समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब नहीं आया है। तो कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें है? पितृ प्लस आदेश लिखा तो है, कैसे? ये री की मात्रा लगी बेटा, तो री के बाद आ की मात्रा लगेगी, तो ये दीर्घ संधि का नियम क्या है? हमने कहा था दीर्घ संधि में बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ और री, ये अगर आएंगे तब होगा, ठीक? और ये दोनों तरफ होंगे, समझ पाए आप? तो नियम आपने लिखा नहीं होगा। पहली क्लास आपकी है, दूसरी है? पहली क्लास है कि दूसरी है कि तीसरी है? तीसरी है। नोट आपने बनाया था, बनाए हैं? ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है? तो अच्छी बात है, बनाए हैं तो दोहरा लीजिएगा, आ जाएगा। देखिए बहुत सरल मैंने स्वर संधि बताया है आपको। जिस शब्द के लगभग बीच में या वा रहे तो वह आयात संधि होगी, लेकिन इतने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि मैंने अभी यण संधि बताया तो उसमें भी या वा था। तो इसके लिए एक दो लाइन लिखिए तब समझ पाएंगे ना। इसके नियम को मैंने बता तो दिया, या वा रहेगा बीच में, लेकिन इसका नियम है, तो पॉइंट आउट करके दो नियम लिखिए तो पता चल जाएगा कि कैसे सब समझ पाएंगे आपकी यण संधि है, आयात संधि है, क्या है। लिखिए यण संधि में, आयात संधि में 3 व्यंजनों का शब्द होता है। आयात संधि में 3 व्यंजनों का शब्द होता है। दूसरा पॉइंट, बीच का वर्ण या अथवा वा होता है। बीच का वर्ण या अथवा वा होता है। इसमें दो शर्त मैंने लिखवाया कि आयात संधि में 3 व्यंजनों का शब्द होता है। 3 व्यंजन गारंटी है, चौथा नहीं हो सकता है। जैसे हमने लिख दिया नयन, तो कितने व्यंजन है? हमने लिख दिया पवन, कितने व्यंजन है? दूसरा मैंने बताया है कि 3 ही व्यंजन होंगे, और बीच वाला जो व्यंजन होगा क्या होगा? या अथवा वह होगा। तो ये कोई हो सकता है। अब इसमें मात्रा भी लग सकती है, लेकिन 3 व्यंजन होंगे, ठीक? जैसे हमने कितना भी शब्द में लिख दूं, ठीक, लेकिन ये 3 ही व्यंजन होंगे। स्वर की बात मैंने नहीं किया है, ठीक है? नहीं, और कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं चलेगा।
देखिए मैं बहुत वर्ण लिख दे रहा हूँ, बहुत शब्द लिख दे रहा हूँ, तो ये शब्द ये बता रहे हैं कि 3 ही व्यंजन मिलेगा आपको और बीच वाला व्यंजन या अथवा वा होगा, ये मैंने बताया है। ठीक, इतने शब्द आप देखिए कि जो मैंने नियम बताया है उस नियम के अनुसार ये पकड़ पा रहे हैं आप। 3 व्यंजन मैंने बताया है कि ये आयात संधि में 3 व्यंजन होंगे। स्वर की बात मैंने नहीं किया, स्वर कई हो सकते हैं और बीच का जो व्यंजन होगा वो या अथवा वा होगा। समझ गए आप? तो ये तो बात हो गई पहचानने की कि आप किसी शब्द को देखते ही जिस दिन पता चल जाए कि वास्तव में किस संधि का पालन करेगा तो समझ लीजिएगा हमको संधि आ गई। और जब नहीं समझ पाएंगे शब्द देखते ही तो आप जान लीजिएगा हमको पढ़ने की जरूरत है। ठीक, ये सबसे बड़ी खूबी होती है, विशेषता होती है कि किसी शब्द को देखते ही आपको ये पता चल जाए कि ये किस संधि का पालन करेगा, तो बता दिया जाए आपको। तो या कैसे बनता है और वा कैसे बनता है यही जानना है आपको। और ये हट जाता है, जो नियम मैंने बताया है कि ये नियम है, इसके ये रहने पर ये होगा, वो वर्ण हट जाता है, वो वर्ण संधि में नहीं होता है। ठीक, तो इसके नियम ये हैं कि जैसे अगर ऐसे डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूं, ये बहुत सरल है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, सरल के साथ है इंपॉर्टेंट भी है। और मैं आपको बता दूं कि 90% क्वेश्चन स्वर संधि से किए जाते हैं। ठीक, 5% क्वेश्चन व्यंजन से किए जाते हैं और 5% क्वेश्चन विसर्ग से किए जाते हैं। अब आप समझिएगा, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे कोई दुनिया का उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम हो, उसमें ही रेशियो होता है। सबसे ज्यादा कठिन अगर होता है तो व्यंजन भी है, बहुत सारे टॉपिक इसमें है, बहुत पॉइंट हैं, दीर्घ संधि से बहुत बड़ा है, विसर्ग भी बहुत बड़ा है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का तरीका उसका है वो 90% यहां पर सॉल्व करता है। उसका कारण भी है, उसका कारण है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इसमें घुमावदार क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो ये बात हो गई, हम बता रहे थे कि या वाप बनेगा कैसे। अगर या है, आपको ये ध्यान रखना है कि किसी शब्द के बीच में अगर या है और आपने पहचान ही लिया है कि ये आयात संधि है, तो अगर पहले वर्ण पर कोई मात्रा न लगी हो तब इस पर एक ही मात्रा लगाई जाती है और बाकी जो बचा रहता है उसको डायरेक्ट लिख दिया जाता है। क्या बताया मैंने कि पहला वर्ण देखा जाता है कि इस पर कोई मात्रा लगी है कि नहीं लगी है। अगर नहीं लगी है तब एक ही मात्रा लगती है, अगर कोई मात्रा लगेगी तो आ की ही मात्रा लग सकती है, ये भी नियम है इसका। तो अब क्या करेंगे, तब इस पर आई की मात्रा लगा देंगे बस। अगर कोई मात्रा नहीं है तब ए की मात्रा, और अगर आ पर आ की मात्रा लगी है तब आई की मात्रा, बस। ठीक, हाँ हाँ अक होगा। हाँ, ये मान लीजिए कि मैंने गलत लिख दिया था। ठीक, तो ये एक की मात्रा लगेगी, न हो मात्रा न होने पर, पहले वर्ण पर अगर मात्रा नहीं है ना तब मैंने ये लगाया, इस पर मात्रा लगी है तब मैंने आय लगाया, और इसमें कोई विशेषता नहीं है। आप ऐसे डायरेक्ट समझ लीजिए, इसका नियम जब बताऊंगा तो बहुत क्लिष्ट हो जाएगा।
इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। वा की कंडीशन होने पर अगर पहले वर्ण पर कोई मात्रा नहीं लगी है तब ओ लगेगा, और अगर पहले वर्ण पर कोई मात्रा लगी है तब औ लगेगा। बस ठीक। अगर पहले वर्ण पर कोई मात्रा नहीं लगी है और वाह है तब ओ की मात्रा, और अगर पहले वर्ण पर मात्रा लगी हो और बीच में वाह हो तब औ की मात्रा। बस इतना नियम है इसमें। बाकी आप दुनिया का कोई शब्द ला के रख दीजिए तो उसी तरह सॉल्व हो जाएगा वो। ठीक। अब आप कोई शब्द ऐसा है कि जो नहीं कर सकते हैं, देख लीजिए। नायिका का तो बहुत ही सरल है। जैसे मान लीजिए कि नाविक नायिका कहाँ लिखा, मैंने कहीं भी लिखा हो तो इस पर मात्रा लगी है, तब क्या करेंगे, न जो मात्रा है इस पर उसका वर्ण लिखा जाता है। बस जो मात्रा लगी होती है वही डायरेक्ट वर्ण लिखा जाता है। यहां मात्रा नहीं लगी थी तो आ लगाया मैंने, क्योंकि आ की मात्रा हर जगह रहेगी। आ की कोई मात्रा लगाई नहीं जाती है, आप जानते हैं। किस पर? नियम। तो फिर उसको वो नियम आएगा ही नहीं, इसमें नियम शब्द आएगा ही नहीं। ये नियम शब्द जो आपने बोला ये यण संधि अयाज संधि है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कहा है कि या तो आ की मात्रा रहेगी या तो नहीं रहेगी, और कोई मात्रा पहले वर्ण पर नहीं हो सकती है। बाद की वर्णों पर मात्राएं दूसरी हो सकती हैं, लेकिन पहले वर्ण पर या तो आ की मात्रा रहेगी या तो नहीं रहेगी। अगर कोई दूसरा शब्द बन रहा है, जैसे आप देख रहे होंगे बहुत जगह मैंने लिखा है शब्द, लेकिन पहले वर्ण पर आ की ही मात्रा लगाया होगा। ठीक। तो आप समझ पाए? अब ये नियम इसमें नहीं है। किसका? साइका तो लिख, आप समझ गए हैं आप। तो अगर या है तब क्या लगाएंगे? या है तब क्या लगाएंगे? एक ही मात्रा लगाएंगे। हाँ, और अगर बड़ा आ की यहां पर आ की मात्रा लगी है तब आय नहीं लगाएंगे, सा पर ये लगाएंगे। अब क्या बचा है? बस समझ तो गए आप। आपको पहले वर्ण पर मात्रा लगी है नहीं लगी है ये ध्यान रखना है। लगी है तब आय की मात्रा रहेगी। समझ गए आप? कोई डाउट हो तो पूछ लिया करिए आप, ये बहुत सरल है। ये हाई स्कूल का बच्चा समझ जाएगा। आप तो बहुत आगे हैं, बहुत आगे निकल चुके होंगे। ठीक। हाई स्कूल से आगे हैं कि नहीं आप? हाई स्कूल से काफी सालों आगे हैं। कोई शब्द ऐसा है जो नहीं कर पा रहे हैं? क्यों भाई साहब, कोई शब्द ऐसा है जो नहीं कर पा रहे हैं आप? हो गया तो और तेज कर दें अपना स्पीड, और तेज कर दें। चलिए, तो स्वर संधि हम पढ़ चुके हैं। आप लोग बहुत आराम से समझते हैं, ये मैंने देखा है। तीसरी क्लास में मैं समझ पाया कि आप लोग बहुत आराम से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो हो गया। लेकिन आपने कभी ये नहीं ध्यान दिया कि अगर ये स्पीड रही तो कितनी क्लास चाहिए हिंदी की? आपने ध्यान दिया? बहुत ज्यादा क्लास चाहिए होगी, और आपकी क्लास की संख्या बहुत लिमिट में है, ये ध्यान रखिएगा। और मैं बहुत स्पीड में पढ़ा सकता हूं, बहुत स्लो पढ़ा सकता हूं, ये आप ध्यान रखिएगा। तेज पढ़ा दें, समझना ना समझना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक। नहीं, जैसे जितना अभी तक पढ़ा हो तो समझ गए होंगे आप, इसमें कोई डाउट नहीं है।
व्यंजन संधि पढ़िए। जितना तेज आप पढ़ सकते हो, 80 की स्पीड पढ़ा सकते हैं, और 20 की स्पीड थी, ये 20 की स्पीड थी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दीजिए। नहीं, हमको तो कहिए मैं 1 साल पढ़ाऊं, 1 साल का, लेकिन 1 साल आपको टाइम मिलेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि यूपी पीएससी या यूपीएससी के पैटर्न पर पढ़ना। आपको अपने आप को तेज करिए, अपने दिमाग को तेज चलाइए, बस यही करना ना। आप बैठे रहिए, कहीं दौड़िए नहीं, अपने दिमाग को तेज कर दीजिए बस। तेज करने का मतलब यह है कि थोड़ा जल्दी समझिए। लिखिए, व्यंजन के बाद लिखिए ना। तभी तो देर कर रहे हैं आप, तभी कहेंगे कि भी आप तेज पढ़ाएं। तो व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ये मैंने बहुत शुद्ध परिभाषा लिखवाया। एक लाइन और लिख लीजिए, व्यंजन संधि में हलंत का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए आपसे कभी ये प्रश्न नहीं किया जाएगा कि ये कौन संधि है, क्योंकि आप तुरंत समझ जाएंगे व्यंजन है। ठीक है, इतना सरल नहीं पूछा जाएगा। व्यंजन संधि में हलंत का प्रयोग किया जाता है, और ये नोट करके दिमाग में रखिएगा कि व्यंजन हमेशा, हलंत हमेशा व्यंजन में लगता है। स्वर में कभी भूल से हलंत मत लगा दीजिएगा, आपका ब्लंडर मिस्टेक में आएगा ये। ठीक, तो व्यंजन संधि में मैंने कहा कि हलंत का प्रयोग किया जाएगा। तो व्यंजन संधि में नियम चलता है, नियम। अब आप वर्णमाला जो पढ़ चुका है, जिसको वर्णमाला समझ में आया है, वो व्यंजन संधि तुरंत समझेगा, तुरंत। और जो नहीं समझ पाया है उसके लिए समस्या होगी। लिखिए नियम। इसमें सवाल कैसे पूछा जाएगा ये जान लीजिए। मैंने जो सवाल किया था स्वर संधि में, बताया था कि ऐसे सवाल किया जाएगा। इसमें सवाल किस प्रकार से किया जाएगा कि वो लिखेगा कि जगत प्लस ईश क्या बनेगा। ये विकल्प में देगा, जगदीश लिख देगा, एबीसीडी करके विकल्प दे देगा। इस प्रकार से सवाल किया जाएगा। आप दीर्घ संधि में सवाल दूसरी तरीके से, या व्यंजन विसर्ग, उसमें स्वर संधि में सवाल करने का तरीका दूसरा था, व्यंजन में दूसरा होगा, क्योंकि वो जान रहा है कि व्यंजन में हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे ही मैंने हलंत का प्रयोग किया तो तुरंत वो लड़का समझ जाएगा कि ये व्यंजन है। तो इसलिए सवाल का पैटर्न ही बदल दिया उसने। नियम लिखिए, किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद, किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि किसी वर्ग का, लिखो बेटा, किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए, तीसरा चौथा वर्ण आए या कोई स्वर आए, तब पहले वर्ण का परिवर्तन अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाता है। आपको लग रहा होगा मैंने क्या लिखवा दिया, बहुत कठिन लग रहा है। अपने ही वर्ग के
तीसरे वर्ण में हो जाता है। लेकिन ये बहुत ही सरल चीज मैंने लिखवाया है। अभी आप कहेंगे ये तो बहुत सरल था, आपने तो इतना लंबा बोल ही दिया। देखिए, जो मैं नियम बताऊंगा वो, मान लीजिए कि एक शब्द मैंने यहां पर लिख दिया, मान लीजिए ऐसे कोई शब्द मैंने लिख दिया, मैं जो नियम लिखाऊंगा वो इसके मध्य लिखाऊंगा। समझ गए आप? व्यंजन आप तब समझ पाएंगे, बहुत ही क्ल्यू से समझ पाएंगे। ऐसे तो किताब उठाएंगे तो आप उलझ जाएंगे उसमें, लेकिन जो मैं नियम लिखवा रहा हूं, ये किताब का नियम नहीं, ये मेरा इजाद किया हुआ नुस्खा है। इसको आप प्रयोग करेंगे तो बहुत सरल तरीके से काम करेगा। ठीक, हमने लिखवाया है कि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद, किस वर्ण के बाद, ये किसी वर्ग का पहला वर्ण है के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए या कोई स्वर आए, तो ये स्वर आ गया है, तब पहले वर्ण का परिवर्तन अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाता है। ये लिखवाया ना, तो हो गया। और बहुत सारे शब्द मिलेंगे अभी। मान लीजिए कि क्या होगा, मान लीजिए कि हमने कह दिया कि ये किसी वर्ग का पहला वर्ण था और ये किसी वर्ग का कौन वर्ण है, चौथा वर्ण है। ठीक, तो हमने कहा था कि पहले वर्ण का परिवर्तन अपने ही वर्ग के किसमें हो जाएगा, अपने ही वर्ग, इसका परिवर्तन होगा ना कि इसका होगा। क्या बनेगा, हाँ हाँ, तो मैंने लिखा है, तो ये ऐसे लिख दीजिए आप। मान लीजिए कि दूसरा शब्द मैंने लिख दिया, क्या बनेगा, आपको अब समझ में आ गया। जब आप बोलने लगेंगे तो हम जान जाएंगे कि आपको आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये जैसे बहुत सारे शब्द लेंगे, गिनती नहीं कर पाएंगे आप। जैसे हमने कहा कि क्या बनेगा, तो ये ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, दाम में, तो जगदीश हो गया। समझ गए आप? एक नियम था, ये एक नियम, मात्र एक नियम है। इसमें अगर मैं नियम लिखाना शुरू करूंगा तो बहुत ज्यादा नियम है, लेकिन आपको मैंने नियम इसलिए लिखवा दिया कि जब आप किताब उठाएंगे कोई, या कोई मॉडल पेपर उठाएंगे, या कोई टेस्ट पेपर उठाएंगे, या कोई पेपर एग्जाम जो हुआ है वो उठाएंगे, तो आपको शब्द देखते ही पता चल जाएगा कि वास्तव में कहाँ से क्या नियम है और क्या चीज हमको पढ़ाया गया था। वो हिंदी वाले सर आए थे तो क्या बताए थे, तो वहीं पर आपको क्लिक कर जाएगा दिमाग कि वास्तव में यही सही है। समझ गए आप? तो इसको इस प्रकार से कोई शब्द आएगा तो कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद, और मैंने बताया नियम कहाँ रहेगा, इसके बीच रहेगा नियम। जो मैंने नियम लिखाऊंगा इसी के बीच लिखाऊंगा। समझ गए ना? दूसरा नियम लिखिए, दूसरा नियम लिखिए, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद मां अथवा ना आए, मां, देखिए मां अथवा ना ऐसे लिखिए, तब
पहले वर्ण का परिवर्तन, तब पहले वर्ण का परिवर्तन अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में हो जाता है। ये भी बहुत सरल है। जैसे हमने लिखा वाक्मय, तो हमने कहा था कि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद, देखिए पहला वर्ण है किसी वर्ग का, ये माँ अथवा ना है, इसके बाद में माँ अथवा ना आया है, माँ आया है, तब क्या होगा कि पहले वर्ण का परिवर्तन, इसका परिवर्तन अपने ही वर्ग में, इसका पांचवा वर्ग वर्ण कौन है, तो ये किसमें परिवर्तित होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, वांग्मय। वांग्मय का दो अर्थ होता है, एक तो ये शब्द आता है वर्तनी में सही करने के लिए, पहले तो आप जान लीजिए वर्तनी विश्लेषण, जब मैं बताऊंगा आपको वर्तनी वाक्य शुद्धि, तो आपको ये शब्द बराबर परेशान करेगा। आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी करेंगे, या आप पीसीएस में मेंस देंगे, या आप और भी जगह, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है वर्तनी की, तो आप सही करने के लिए पूछा जाता है कि इसको सही करिए, तो ये सही है, बाकी जो इस प्रकार से कुछ लिखा जाए तो गलत है। जैसे इसको लिखने का बहुत तरीका है, मैं आपको बता दूं, ये ऐसे भी लिख देगा तो आप कहेंगे ये तो सही लिख रहा है, या ऐसे लिख देगा तब भी आप सोचेंगे कि ये तो सही लिख रहा है, या वो बहुत तरीके से लिख देगा इसको तो आप लगेगा सही है, लेकिन वो गलत है। सही यही मात्र है। इसका दो अर्थ होता है, बहुत खूबसूरत जगह या मनोरम दृश्य एक होता है, उसको बोलते हैं वांग्मय, और एक होता है वाणी विकार। बहुत लोग गाली देते हैं ना, बोलते हैं तो एक लाइन में एक आध गाली जरूर रहेगी, ठीक है। और ऐसा मैंने ट्रेंड देखा है कि जो ये नई पीढ़ी आई है, इसमें अपने जो बहुत फास्ट फ्रेंड होते हैं उनसे गाली देकर बात करते हैं, है ऐसा नहीं, जैसे मतलब हमने सुना है, अपनी कान से सुना है यार तो ऐसे लोग गाली दे करके बुलाते हैं और वो उसका फ्रेंड होता है, तो ये मैंने देखा, ये तो नई चीज है। और जबकि मित्र से बड़े प्रेम भाव से, बड़े आचार विचार से पेश होता है व्यक्ति, लेकिन ये मतलब होता है, ये समाज है। हाँ, वो भी एक तरीका है उनका, हो सकता है भाई ये फैशन हो गया हो, एक नया फैशन हो गया हो, तो ये तरीके हैं। तो आप इसको समझ पाए मैंने क्या बोला? हमने कहा था किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद में यदि माँ अथवा ना आ गया, तब इसका परिवर्तन अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में हो जाएगा। समझ गए आप? जैसे मान लीजिए कि एक शब्द है सट मार्ग, क्या होगा? ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये तो आप अभी पढ़ लिए तो आप इसको सही कर दिए, लेकिन ये पीसीएस में पूछा गया था जब, तो इसको 90% लोग गलत कर दिए थे। कारण क्या है कि ये भी सही है और ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे तब ये गलत है। अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे तब ये गलत है। ये भी सही है, ये भी सही है, अलग अलग ये भी सही है, और एक में ये भी सही है, लेकिन अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये गलत। अभी तो मैंने बता दिया तो आप बता दिए, नहीं तो मैं इसी में से 90% जनसंख्या नहीं बता पाती, ये मैं जानता हूं। तो ये शब्द पूछा जाएगा ऐसे आपसे कि बताइए सही शब्द कौन सा है, तो इसके भी कई तरीके हो सकते हैं लिखने के। तो ये तो बात हो गई शब्द की, संधि विच्छेद आपको समझना है। तो मान लीजिए कि हमने लिख दिया ऐसे, क्या बनेगा?
किस पर? तो इस पर लगा है ना, वो तो रहेगा ही। वो तो आधा वर्ण है तो आधा करने के लिए हलंत लगाना पड़ेगा। यहां पर भी तो लगा था, ये हलंत ही है। क्यों? और बहुत शब्द हैं, जैसे मान लीजिए कि क्या बनेगा? अब आपको समझने में कोई समस्या है? नियम आप एक लाइन अगर पढ़ लेंगे तो कौन आप छोटे हो जाएंगे, बड़े हैं तो बड़े ही रहेंगे। क्यों? एक दो लाइन पढ़ने से कौन सा आपके मान हानि पर, कोई मान सम्मान पर फर्क पड़ता है? ये चीज होती है कि आपकी पढ़ाई जो होती है वो, मैं आपको बस एक रास्ता बता सकता हूँ, ये रास्ता है कि आपको इससे चलना है। अगर आप इससे भटकेंगे तो दूर जा सकते हैं कहीं, अदरवाइज तो ये समझ गए आप। अगला नियम लिखिए। यदि किसी ऐसे लिखिए, यदि मां के बाद मां आता है, मां के बाद मां आता है, तब मां में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि ऐसे लिख दिया गया, अब देखिए दोनों तरफ मां आ गया है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, सीधा लिखा जाएगा ये। ठीक, ये बेवकूफ बनाने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। अभी मैं और सवाल बताऊंगा आपको, तो कुछ शब्द ऐसे लिखे जाएंगे कि जिससे आपको लगेगा कि ये सही होगा लेकिन वो गलत होगा, और जो गलत लगेगा वो सही होगा। और देखिए मान लीजिए कि लिख दिया गया है, बता देंगे क्या होगा? नहीं बता पाएंगे? लग रहा है आप लोगों को ज्यादा भूख लग गई है, ज्यादा भूख लग गई है। देर तक ये क्लास हमारी दुर्भाग्य से बहुत लेट है, क्लास पहले होनी चाहिए थी। हम तो खाना वाना खा के आए हैं ना बढ़िया से, हमको तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमको हमारी क्लास थी तो भाई हम तो अपने टाइम से चलेंगे। तो हम तो अपना जो है आराम से, और अगर लेट क्लास होती तो आराम भी करके आते। लेकिन ये है कि चलिए कोई दिक्कत नहीं, और भी क्लास हमारी होती है ना बहुत सारी, तो हम, चलिए ये हो गया आपका। अगला लिखिए, अगला लिखिए। यदि किसी शब्द के ऊपर, नियम लिखिए अगला, यदि किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा हो, जल्दी लिखो यार, मोबाइल बाद में चलाना। यदि किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा हो, अनुस्वार आपको मैंने बता दिया है तो अब नहीं बताऊंगा। क्यों बताऊं? जब आपको बताया गया है तो क्यों बताऊं? तब अनुस्वार के स्थान पर मां हो जाता। मान लीजिए इसे डायरेक्ट सवाल आपसे कर दिया जाए और कह दिया जाए कि इसका संधि विच्छेद बताओ, आपको बहुत सरल तरीके से मैं बता रहा हूं
कि तो आप क्या करेंगे, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आपको, बस ऐसे पूछे तो ऐसे कर दीजिए, ऐसे पूछे तो ऐसे कर दीजिए। आपको ध्यान क्या रखना है कि अनुस्वार लगा हो, किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा हो तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं चलाना। जब आपको मैं एक इतना सरल था ये कि आपको जब मैं पहली क्लास शुरू किया था संधि के लिए तो मैंने वैसे डायरेक्ट नहीं पूछा था कि संधि का संधि विच्छेद बताइए, तो यही नियम था। इसमें कुछ दम है तो बताइए। इतना सरल था, आप नहीं बता पाए थे उस दिन। उस दिन आप बता पाए थे? तब ऐसे कितने भी शब्द आ जाएं, मान लीजिए कि बहुत शब्द ऐसे लिखे गए हैं, आपको पता है, तो इसमें कहां दिमाग चलाना है? कर लेंगे। आपको माँ के अनुस्वार के स्थान पर क्या लिखना है? माँ लगा देना है और उस पर हलंत लगा देना है, बस। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसमें कौन दिमाग चलाना है? कोई इसमें कठिन लग रहा है आपको? पानी है इसमें? हाँ हाँ हाँ, बैंक का। अब आप जो है ये कौन सा संधि है बताइए? हाँ, बताइए। ये दीर्घ संधि है, लेकिन दीर्घ संधि का पूरी तरह पालन नहीं कर रहा है। ठीक, पूरी तरह पालन तब करता जब ये लिखा होता। समझ गए आप? तो इसलिए ये शब्द किसी संधि का पालन नहीं करता। कोई जरूरी नहीं सारे शब्द संधि विच्छेद से ही बने हों, कोई जरूरी नहीं। लेकिन यह है कि आपने पूछा, आपका स्वागत है, अच्छी बात है, प्रश्न करिए आप। लेकिन ये इस नियम का पालन नहीं करता, उसमें बहुत क्लियर कट रहेगा। आपको पेपर जब मिलता है तो पेपर बनाया जाता है उसी तरह से कि आप उतने टाइम में उतने आईक्यू लेवल पर कर लेंगे, पेपर ही बनाया जाता है। आपको वही तो मेंटेन करना होता है कि आपका आईक्यू लेवल उतना पहुंचना चाहिए और टाइम के अंदर आप पेपर सॉल्व करते हैं। तो अगला लिखिए आप। अगला आप लिखेंगे तो बहुत नियम ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं। ता के बाद एक चार्ट बना लीजिए आप। तो चार्ट में मैं बहुत सारी चीज बता दूं एक ही बार में, एक ही बार में मैं कई चीज बता दूं आपको। ये अब लग रहा होगा क्या मैं लिखा हूं, लेकिन इस एक चार्ट बना लीजिए। आपको तो ये व्यंजन में बहुत सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे ऐसे ही, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है तो टाइम के अनुसार पढ़ाना ना। तो ज्यादा से ज्यादा मैं प्रयास करूंगा आपको मैटर दे दिया जाए।
नहीं तो मैं बहुत विधिवत पढ़ाऊंगा तो इसके कम से कम 50 नियम है, तो इसी में समय चला जाएगा। और इसमें मैं नियम बहुत शॉर्टकट में ज्यादा नियम बता दूंगा एक चार्ट के माध्यम से। ता के बाद में यदि चा या छा हो, चा के बाद में, ता के बाद में यदि चा या छा आ जाए तो ता का परिवर्तन चा में होगा। अगर ता के बाद में जा या झा आ जाए तो ता का परिवर्तन जा में होगा। और अगर ता के बाद में टा या ठा आ जाए तो ता का परिवर्तन टा में होगा। अगर ता के बाद में डा या ढा आ जाए तो ता का परिवर्तन डा में होगा। और ता के बाद यदि ला आ जाए तो ला का परिवर्तन ला में ही होगा। ठीक, अब नियम आप कैसे समझेंगे? ता के बाद में क्या आ गया? चा आ गया। तो हमने कहा था कि ता का परिवर्तन किस में होगा? चा में। तो क्या लिखा जाएगा ये? और मान लीजिए कि ऐसे लिख दिया गया, ये सवाल इंपॉर्टेंट हो तो मैंने बोल दिया। तो ये कैसे लिखा जाएगा? सच्चिदानंद। तो इसमें व्यंजन भी है और दीर्घ संधि भी है। ठीक, तो ये ऐसे पूछा जाएगा आपसे अगर, तो इसका संधि विच्छेद ये होगा। और ये देखिए आप मान लीजिए कि ता के बाद में छा आ जाए, ये शब्द आप पढ़े होंगे जरूर कभी। क्या आएगा? आपने पढ़ा है नहीं? प्राइम, प्राइम ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें हमको लगता है कि आधे लोग तो प्राइमरी में पढ़े होंगे, आधे लोग पढ़े होंगे, आधे लोग हो सकता है कि कॉन्वेंट एजुकेटेड हो। लेकिन यह है कि ऐसे शब्दों से पाला जरूर पड़ा होगा। तो ये शब्द हो गया। मान लीजिए कि ये शब्द हो गया। और मान लीजिए ता के बाद जा आ गया, ये शब्द बराबर पूछा गया है, क्या बनेगा? ये पूछा गया है। ता के बाद में यदि जा आ गया या झा आ गया तो झा कैसे आ सकता है? ता के बाद में अगर ता आ गया तो आप जैसे कहते हैं कि उद्गयन, क्या बनेगा? उड्डयन। अत, कोई शब्द आए, चाहे जो शब्द आए, अगर उस कॉन्सेप्ट का पालन करता है तो वही होगा। ठीक, मान लीजिए कि ऐसे आ जाए, क्या बनेगा? आपको समझना था कि ता के बाद में यदि चा या छा है तब ता के स्थान पर चा होगा। ठीक है, और ता के बाद में जा या झा है तो ता के स्थान पर जा होगा। और ता के बाद ये टा या ठा आता है तो इसके स्थान पर टा होगा। ठीक, जैसे ये इंपॉर्टेंट शब्द है, बृहत प्लस टीका, क्या बनेगा? और मान लीजिए कि
सा के बाद में ला आ गया, तो मैंने कहा है कि क्या होगा, कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, आधा ला बन जाएगा। मान लीजिए कि ऐसे लिखा है, क्या बनेगा, बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे आपको। कोई डाउट है आपको? इसमें कुछ है नहीं, इसमें बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगला लिखिए विसर्ग संधि, जल्दी से मिटा दें। अगर जल्दी नहीं कर पा रहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। बहुत हाईटेक है आप लोग ना, तो ऐसा भी एक जुगाड़ है, इसका मोबाइल से फोटो खींच सकते हैं। बहुत जल्दी जल्दी खींचते नहीं लोग मोबाइल से फोटो, तो जब बहुत जल्दीबाजी होती है तो लिखिए विसर्ग। विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। लिख लिए। विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि विसर्ग का सिंबल ये है, तो विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए, यहां पर स्वर या व्यंजन आ जाए, और नियम वही मैंने बताया है कि मान लीजिए लिखा है कि ऐसे लिख दिया गया, तो नियम जो मैं बताऊंगा इसी के बीच बताऊंगा, ये मैंने पहले बताया है। तो इसमें भी नियम चलता है, क्योंकि नियम बहुत है, ये मत समझिए मैंने नियम खत्म कर दिया है। अभी व्यंजन बहुत नियम है, लेकिन जरूरी नियम मैंने बताया है आपको। अब क्या है कि जैसे इसमें और भी नियम है, तो जल्दी मैंने इसलिए बता दिया, जितना मैं बताता हूं हमारा यही प्रयास रहता है कि अब आप ना दोहराएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोहरा लेंगे तो आ जाएगा। तो ये आपका काम है कि ये दोहराएंगे तो उसका प्रतिफल मिलेगा, बाकी काम तो आपका है। जो अगर नोट कर लेंगे तो नोट रहेगा, तो हो सकता है कि आप जीवन में कभी देख लें उसको, या पेपर देने के बाद आकर के कहीं कमरे पर गलती से कॉपी पलट ली, तभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो लिखिए इसमें भी नियम है। विसर्ग के बाद पहला नियम लिखना है आपको, विसर्ग के बाद एक चार्ट बना दीजिए। विसर्ग के बाद ता या था है, विसर्ग के बाद चा या छा है, और विसर्ग के बाद टा या छा है। तो विसर्ग के स्थान पर सा,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से वर्तनी आप सही कर सकते हैं, यहां से वर्तनी कर सकते हैं सही। ये आपको पता चल जाएगा अभी कि कैसे सही कर सकते हैं। ये मैंने नियम बताया है, ये किताबी नियम नहीं, मैंने पहले बोल दिया आपको। ये समझना होगा तो आप ऐसे समझ जाएंगे। विसर्ग के बाद में मैंने कहा है कि अगर ता या था आता तब विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, और ये कौन सा सा है, ये दंती सा मैंने बोला। मैंने कहा नहीं था कि दंत सा है, ये कौन सा है, तो यहां पर आपको याद होना चाहिए। और ये कौन है, हा? कौन है, हा? ये मैंने बताया नहीं कौन है, हा? नहीं लिखवाया ना, संघर्ष भी नहीं लिखवाया है। अब बताइए, हा? अरे यार मैंने मूर्धन्य मूर्धा सा नहीं बताया है, तब तो यार नोट कर देंगे आप पूरा। अभी मैंने जब बरमाला बताया था तो बताया था यार ये, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा है ये, ठीक। तो अगर ऐसे लिखा हो तो क्या बनेगा, हमने कहा था कि विसर्ग के बाद में अगर ता या था आता तब विसर्ग के स्थान पर क्या बनेगा, तो वही साथ तो मैंने लिखा यहां पर। मान लीजिए विसर्ग के बाद में था आ गया, तब क्या होगा, अंतस्थ व्यंजन पढ़ा था आपने, पढ़ा था आपने, अंतस्थ व्यंजन बताया नहीं था, तो वही तो है। तो ये दोनों तरीके से लिखा जाता है, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंतस्थ अंतस्थ, ये भी लिखा जाता है, ठीक। और शब्द हैं जैसे मान लीजिए कि लिख दिया गया क्या बनेगा, हो गया, समझ पा रहे भाई साहब, कोई दिक्कत है। तो ऐसे ही मान लीजिए कि इसके विसर्ग के बाद में चाय अच्छा आ गया, मान लीजिए कि ऐसे लिख दिया गया, क्या बनेगा, बस समझ गए आप। मान लीजिए कि विसर्ग के बाद में छा आ गया, कर लेंगे। अगर यहां पर चा ठा लिखा है आपने, पा हा का, ये भी बढ़ा लीजिए इतना, नहीं तो इसके लिए अलग से नियम लिखवाना पड़ेगा हमको, इतना बढ़ा लीजिए। जैसे आप लिखते हैं क्या बनेगा, इसमें कोई ऐसा शब्द है जो नहीं सोच पा रहे हैं, हो गया, अब आप समझने लगे हैं, थोड़ी बहुत हिंदी अब आपको समझ में आई। तो अभी तो तीसरी क्लास मेरी है ना, धीरे धीरे करके जब आप
पढ़ लेंगे और एक रिदम में आ जाएंगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। और कब मजा आता है, जब आपको समझ में आता है। ऐसे तो पढ़ाने के लिए तो जैसे नींद भी आ रही होगी कुछ लोगों को, कभी कभी नींद भी आ जाती है ना। तो नींद आने का मतलब दो कारण हो सकते हैं, या तो वास्तव में पढ़ा हो रात में बहुत ज्यादा हो, और या तो उसका मन ही नहीं लग रहा, तभी तो नींद आती है। अब हमको कहीं नींद आ जाए तो आएगी? अगर मैं नींद में आ गया तो क्या होगा, सोचिए। तब यही बात है कि आप ये समझ गए, इसमें कोई दिक्कत है आपको? नोट कर लिया आपने? नोट कर लीजिए जिसको करना हो जल्दी से। अगला नियम लिखिए। अगला नियम लिखिए, यदि किसी शब्द के ऊपर, यदि किसी शब्द के ऊपर अर की मात्रा लगी हो, किसी शब्द के ऊपर अर की मात्रा मैंने आपको बताया था, ऐसे इसको अर लिखते हैं और मात्रा उसकी ऐसे है। यदि किसी शब्द के ऊपर अर की मात्रा लगी हो तब विच्छेद करने पर अर का समापन हो जाता है। किसी शब्द के ऊपर अर की मात्रा लगी है तो मैंने जब विच्छेद किया तो क्या हुआ, अर का समापन हो गया। ऐसे लिखा हो तब भी आप समझ जाएंगे, इसको पूछे चाहे इसको पूछे। जैसे मैंने लिख दिया निर्धन, दुर्जन, दर्जन, निर्यात, ठीक। इस शब्द में जब आप विच्छेद करेंगे तो अर का समापन हो जाएगा। किताब में क्या है कि उसने नियम बिल्कुल बताना शुरू कर दिया एक तरफ से। आप उसको जब पढ़ते हैं तो एक नियम याद नहीं कर पाते हैं, दूसरा भूल जाता है। अब क्या है कि अगर आप एक थोड़ा सा नोट बनाए रहेंगे तो इसमें से हजारों शब्द आपको मिल जाएंगे एक ही पैटर्न पर। अगला नियम लिखिए, यदि किसी शब्द के ऊपर ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, यदि किसी शब्द के लगभग बीच में लिखिए, यदि किसी शब्द के लगभग बीच में ओ की मात्रा लगी हो तब विच्छेद करने पर ओ का समापन हो जाता है। जैसे हमने लिख दिया मनोहर तो इसका संधि विच्छेद होगा मनः प्लस हर। जैसे मैंने शब्द लिखा यशोदा, जैसे मैंने शब्द लिखा मनोविज्ञान, जैसे मैंने लिखा तपोबल, ये शब्द देख रहे हैं आप। अब आपको मैंने जब गुण संधि बताया था तो थोड़ा सा दिमाग रिकॉल करिए आप कि मैंने बताया था कि अगर किसी शब्द के लगभग बीच में ओ की मात्रा लगी हो तो कौन सी संधि बताया था, गुण संधि बताया था। और ये भी मैंने लिखवा दिया उसी तरह से। तो आपको ये प्रश्न करना चाहिए था कि दोनों तो एक ही नियम है, तो कैसे हम पहचान पाएंगे।
कि ये गुण संधि है कि ये विसर्ग संधि है, तो उसका एक तरीका है कि जो गुण संधि का नियम है, किसको याद है गुण संधि में कौन कौन वर्ण रहता है? हमने बताया नहीं था कि ये हो, ओ हो और अर हो, अगर है किसी शब्द के बीच में तो क्या होगा? गुण संधि बताया था। लेकिन इसका नियम बताया था कि ये वो किस प्रकार से बनता है, आ और उ के योग से बनता है, ये बताया था। तो ये जब उसका नियम यहां लगाएंगे तो ये गलत अर्थ दे देगा, अर्थ ही नहीं देगा, इसलिए ये विसर्ग संधि होगा। ठीक, जैसे आप प्रयास करके देख लीजिए, मान लीजिए हम इसका प्रयास कर रहे हैं, तो ये बताइए कि ये उत्तर दे रहा है, और ये गुण संधि की विशेषता है कि दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, ये मैंने लिखवाया भी था। तो इसलिए ये गलत है, इसलिए ये इस नियम का पालन नहीं करता है, इसीलिए ये विसर्ग संधि है। समझ गए आप? इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें है? क्यों? अगला नियम लिखिए। कुछ शब्दों में विसर्ग का क्या? मनः प्लस विज्ञान, यार मैं बताया हूं, मैंने बताया नहीं अभी, इसमें विसर्ग लगेगा। तो गलत नहीं हो जाएगा? गुण संधि का नियम मैंने लिखवाया कि दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। तो मन का हुआ तो विज्ञान कैसे होगा? नियम बताओ इसका क्या होगा? इसका नियम है कि आ के साथ में क्या लगेगा? ये लिखा हूं मैं यहां, वो कैसे बनता है? पहले जो नियम मैं लिखवा दिया हूं उसको दोहरा करके आया करिए, तब प्रश्न किया करिए, समझ में आएगा, मजा आएगा तब। तो आप पढ़ेंगे नहीं, हमको उलझा देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक, तो इसलिए आप इसको बिल्कुल सटीक तरीके से देखिए। ये नियम जो मैंने बताया है वो गुण संधि का है, और उसका अगर इसमें प्रयोग किया आपने तो गलत उत्तर नहीं हो जाएगा, इसलिए ये सही नहीं है। ठीक? लिखिए, कुछ शब्दों में विसर्ग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ शब्दों में विसर्ग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा, कुछ लोग क्या करेंगे, ये सवाल पूछे गए हैं, ये पीसीएस पीटी सीसेट में ये सवाल किया गया है, तो कुछ लोग क्या किए बुद्धिमानी कि ये गलत, ये जो है ये गलत है, तो उन्होंने उसमें कुछ कलाकारी कर दिया, विकल्प जो दिया था तो उसको कलाकारी कर दिया, तो गलत हो गया उत्तर। और कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे मैंने यहां बता दिया आपको। ठीक, ये हो गया आपका द एंड संधि का। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अभी, लेकिन हमने जितना बताया है उस नियम मैंने बता तो दिया यार, नियम है, सबका नियम है, कोई ऐसा शब्द ही नहीं जिसका नियम ना हो, कोई ऐसा संधि ही नहीं है कि जो नियम ना हो। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने लिखवाया है, इसके बाद बहुत कम शब्द भी मिलेंगे, ये भी बता दें, बहुत गिनती में कम है, और पूछना होगा तो इसी में से पूछ लेगा। अगला लिखिए, अगला टॉपिक लिखिए।
अगला टॉपिक लिखिए समास। लिखिए समास। नहीं, समास रीडिंग डाल दिया आपने। दो शब्दों के योग से आप लोग क्यों भागना चाह रहे हैं? बने नवीन शब्द को समास कहते हैं। दो शब्दों के योग से बने नवीन शब्द को समास कहते हैं। समास मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? कोई बता पाएगा? अब बताइए, मैंने बहुत सरल सवाल किया है। समास कितने प्रकार का होता है? समास 99 प्रकार का होता है। समास मुख्य रूप से अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि समास कितने प्रकार का होता है, ऐसे नहीं पूछा जाएगा। जब उसको पूछना होगा तो कहेगा कि समास मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, तब आप 6 प्रकार बता दीजिएगा। जब वो ये पूछ लिया कि मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, तब 6 प्रकार बताना है, अन्यथा समास 99 प्रकार का होता है। लेकिन वो आपको पढ़ना नहीं है, आपके कोर्स में ही नहीं है, इसीलिए 6 प्रकार पढ़ाया जाता है। समास और भी है, लेकिन इसीलिए सवाल नहीं किया जाता है कि समास कितने प्रकार का होता है। लेकिन बाय द वे पूछ ही लिया अगर आपसे कि कितने प्रकार का होता है, तो आप बता दीजिएगा 6 प्रकार का होता है, क्योंकि ये कोर्स में है आपके, यही इतना पढ़ना ही है। इसके अलावा कोई सवाल पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक, अब हेडिंग डालिए आप, अब बेघाव समास। छोड़ दे रहे हैं अब आपको, जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप लोग थक गए हैं और भूख लग गई है, हमें सब पता है। ठीक, रहने दीजिए, अब नहीं पढ़ाएंगे। पढ़ाने के लिए तो कहिए तो हम रात भर पढ़ाते हैं, दिन भर रात। लेकिन अब ये है कि और भी तो चीजें हैं। किसका संग्राम? अब जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। किसका? संतराम? क्या संत? संत